अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड से सच्चा वाला प्यार है और आपकी गर्लफ्रेंड आपसे एक दिन कहे कि आज मेरे घर पे कोई नहीं है, आज शाम को तुम मेरे घर पे मुझसे मिलने के लिए आ जाओ, तो दोस्तों मेरा कहना साफ साफ यही होगा कि आपको ये रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि हर कोई यही सोचता है कि मेरी वाली वैसी नहीं है, लेकिन उसे उसके बारे में तभी पता चलता है जब वो उसका शिकार हो जाता है। दोस्तों एक ऐसा ही केस सामने आता है 25 फरवरी सन 2024 को, जहाँ पे कि एक प्रेमिका अपने प्रेमी को यही कह के अपने घर पे बुला लेती है कि तुम मेरे घर पे आ जाओ, मेरे घर पे कोई नहीं है। और जब प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जाता है तो उसे उसके घर वाले पकड़ लेते हैं। तो उस प्रेमी को पकड़ के पहले तो बहुत ज़ोर से मारा जाता है, उसके बाद उसकी गर्दन को काट दिया जाता है और जंगल में ले जाकर अलग अलग जगह पे जाकर फेंक दिया जाता है। दोस्तों जब मैं इस घटना के बारे में थोड़ी जांच पड़ताल कर रहा था तो ऐसी ही एक और स्टोरी मेरे सामने आई, जो कि 25 फरवरी सन 2024 की ही थी। उसमें भी मैटर भी यही था और हत्या भी ऐसे ही हुई थी। मैटर क्या था? लव, यानी कि प्यार। तो दोस्तों आज मैं आपको 3 ऐसी कहानियाँ सुनाना चाहूँगा जो कि आपकी दिमाग की नसों को खोल देगी और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आप कभी किसी की बातों में ना आएँ और आप अपने परिवार की और अपने माता पिता की जान बचा पाएँ। अब आप कहेंगे कि माता पिता का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इनमें से एक कहानी में किसी की माँ की भी हत्या हुई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप लोग देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों ये घटना है उत्तर प्रदेश के परौली गांव की, जहाँ पे कि एक सचिन नाम का लड़का रहता था और उसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था ऋतु। इन दोनों की ही उम्र लगभग 20-21 साल रही होगी और ये दोनों लगभग 2 साल से रिलेशन में थे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब कोई लोग 2 साल से रिलेशन में है तो उनके घर वालों को और गाँव वालों को पता ना चले कि ये दोनों रिलेशन में हैं। तो इन दोनों के घर वालों को पता था कि ये दोनों रिलेशन में चल रहे हैं 2 साल से। तो इन दोनों के घर वाले इनको बहुत समझाते हैं कि भाई एक दूसरे से बात करना बंद करो, वो हमारे गांव के हैं और हमारी जाति भी अलग अलग है, तो हम इस मामले में आगे नहीं बढ़ सकते। उन दोनों के घर वाले उनको बहुत समझाते हैं, लेकिन ये दोनों समझते कहाँ हैं। अब माता पिता के सामने तो वो बोलते हैं कि चलो ठीक है हम आगे से बात नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग पिछले 2 साल से रिलेशन में हैं वो एक बार में कैसे समझेंगे। ये फिर भी छुप छुप कर मिला करते थे और एक दूसरे से फ़ोन पे बहुत बहुत लंबी लंबी बातें भी किया करते थे। अब होता क्या है, जब वो लोग लंबी लंबी बातें किया करते थे तो वो लोग फ़ोन पे ही मिलने की प्लानिंग कर लिया करते थे कि ऐसे करके ऐसे आ जाना, ऐसे करके ऐसे आ जाना। अब 25 फरवरी सन 2024 के दिन की बात है, सुबह सुबह का समय था, सुबह लगभग 4 बजे का समय होगा। तो ऋतु क्या करती है, फ़ोन करके सचिन को बुला लेती है कि ऐसा है सब लोग सो रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आ जाओ, मुझसे मिलके चले जाओ। अब जब सचिन उससे मिलने के लिए जाता है तो जैसे ही तो वो सचिन उससे मिलने के लिए जाता है और उससे मिलता है, बातचीत करता है, थोड़ा समय उसके साथ बिताता है, तो तभी ऋतु के घर वाले जाग जाते हैं और सचिन को और ऋतु को देख लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके पिता और उसका भाई सचिन को पकड़ के घर के अंदर ले जाते हैं और उन दोनों को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। ऋतु उनकी बेटी थी तो उसको थोड़ा बहुत मारा फटकारा एक तरफ कर लिया, लेकिन सचिन को वो नहीं छोड़ते। सचिन को वो बुरी बुरी तरह से मारते हैं और उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। लेकिन होता क्या है, ऋतु के पिता जिनका नाम के महेश बताया जा रहा है वो किसी के काबू में नहीं आ रहे होते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है कि मेरी बेटी भी बिगड़ी हुई निकली और ये लड़का इससे मना कराए ये फिर भी आ रहा है। ऋतु के पिता क्या करते हैं, एक फावड़ा लेते हैं और सचिन में और अपनी बेटी ऋतु में ज़ोर ज़ोर से मारना चालू कर देते हैं और इन दोनों की गर्दन काट देते हैं। और उसके बाद वो जेल में थाने जाते हैं और अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है, कोई भी आदमी किसी की भी हत्या ऐसे ही कर देता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कलयुग है, इसमें आगे ऐसा ही होगा और होता ही चला जाएगा। लेकिन होता क्या है कि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि भाई उसे मार क्यों दिया, ये क्या कर दिया, अब वो जेल जाएगा, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, ये हो जाएगा, फलान हो जाएगा। तो होता क्या है, जो आदमी पहले से ही सोच के बैठा है कि मुझे तो मरना है, इसने मेरे साथ गलत किया है, तो वो किसी की नहीं सुनता। इसीलिए उसने अपनी बेटी ऋतु और सचिन की गर्दन काट दी और वो जेल चला गया, यानी कि पुलिस स्टेशन चला गया और अपना सरेंडर कर दिया कि मैंने अपनी बेटी और उसके आशिक सचिन की हत्या की है। अब आते हैं दूसरी कहानी पर। दोस्तों आप जब ये दूसरी कहानी सुनेंगे तो भी आप भी सन्न रह जाएंगे। इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रेमिका अपने प्रेमी को अपने घर पर मिलने के लिए बुलाती है और अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी माँ की हत्या कर देती है। दोस्तों
इतना ही नहीं, उसके बाद वो लड़की एक ऐसा चक्रव्यूह रचती है जिसमें कि वो अपने पिता को फंसाती है, ताकि सबको ऐसा लगे कि उसके पिता ने ही अपनी पत्नी को मारा है। दोस्तों, ये घटना है हरियाणा के ढानी गांव की, जहाँ पे भी वही डेट थी, यानी कि 25 फरवरी सन 2024। इस घटना में मुख्य तौर पे 3 लोग होते हैं, अमरदीप कौर, उसकी माँ रानी और उसका बॉयफ्रेंड संदीप। संदीप एक रिपेयरिंग शॉप पे काम करता है और अमनदीप कौर और संदीप के बारे में उसकी माँ को पता होता है कि ये दोनों रिलेशन में हैं। अमनदीप कौर की माँ को पता था कि संदीप के बीच में और उनकी बेटी के बीच में रिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो उनकी माँ जो होती है वो अपनी बेटी को बहुत समझाती है कि ये लड़का सही नहीं है, इससे मिलना बंद कर दो। लेकिन जो अमनदीप कौर होती है वो समझती नहीं है अपनी माँ के बारे में, वो क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है। उसकी माँ बार बार बीच में आती थी कि नहीं, इस लड़के से नहीं मिलना है, इससे बात नहीं करनी। लेकिन उसकी माँ एक गलती करती है कि वो अपने पति को नहीं बताती, यानी कि अमनदीप कौर के पिता को नहीं बताती कि तुम्हारी बेटी उस लड़के के साथ में इस तरह से रिलेशन में है। अब उसके पिता को कुछ नहीं पता होता, क्योंकि उसने अपने पति को इसलिए नहीं बताया कि अगर मैं इनको बताऊंगी तो ये सख्त कदम उठा सकते हैं, इसीलिए उसके पिता को कुछ पता नहीं है उसकी। लेकिन उसकी माँ को सब पता है, तो उसकी माँ ही हमेशा उन दोनों के बीच में आती रहती थी। एक दिन क्या होता है, अमनदीप कौर के पिताजी होते हैं जिनका नाम है विक्रमजीत। अब विक्रमजीत किसी काम से एक दिन गुरुग्राम जाते हैं, तो उस दिन अमनजीत कौर के घर पे सिर्फ अमनजीत कौर होती है, उसकी माँ रानी होती है और उसके 2 छोटे भाई होते हैं। अब अमनजीत कौर क्या करती है, एक प्लानिंग करती है, वो संदीप को कॉल करती है और अपने घर पे बुलाती है। लेकिन अमनजीत कौर को क्या होता है, एक डर होता है कि अगर संदीप रात को मेरे से मिलने के लिए आया तो मेरे घर वाले जाग जाएंगे। तो वो क्या करती है, संदीप से नींद की गोलियां मंगाती है और रात के समय खाने से पहले वो चाय बनाती है और चाय में वो नींद की गोलियां मिला देती है। उस चाय को उसकी माँ भी पी लेती है, उसके 2 छोटे भाई भी पी लेते हैं और वो लोग जाके सो जाते हैं। अब अमनदीप कौर क्या करती है, वो देखने के लिए जाती है कि उसकी माँ सो रही है कि नहीं सो रही, उसके छोटे बहन भाई सो रहे हैं कि नहीं सो रहे। तो अमनदीप कौर उनको चेक करती है, उनको हिला के देखती है, माँ माँ, तो माँ नहीं जागती, अपने भाई बहनों के पास जाती है, उनको हिलाती है, तो कोई भी नहीं जागता। अब क्या करती है अमनदीप कौर, संदीप को फ़ोन करती है, तो संदीप रात को घर आ जाता है। अब वो दोनों मिलते हैं और इंटीमेट होते हैं। अब जैसे ही तो वो इंटीमेट हो रहे होते हैं, यानी कि शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, तभी अमनदीप कौर की माँ, जिसका नाम रानी है, उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो अपने कमरे से बाहर आके देखती है तो उसकी बेटी अमनदीप कौर और उसका बॉयफ्रेंड संदीप एक अलग अवस्था में पड़े हुए होते हैं। वो उनको जिस अवस्था में नहीं देखना चाहती थी, तो वो संदीप से जाके लड़ती है, उससे हाथापाई भी करती है, उसके मुंह से भी गाली गुप्ते भी निकलते हैं। तो संदीप का साथ जो है उसकी बेटी अमनदीप कौर भी दे रही होती है। उन दोनों के बीच में क्या होता है, हाथापाई होना शुरू हो जाता है और रानी उस संदीप के ऊपर हाथ उठाती है और उसे मारना पीटना शुरू कर देती है। संदीप अपने बचाव में क्या करता है, रानी में भी धक्का मुक्की हो जाती है। वो बहुत देर तक तो चुप रहता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है, संदीप एक पत्थर लेता है और रानी के सर पे दे मारता है। वो एक बार नहीं कईयों बार उसके सर पे पत्थर मारता है, तो रानी क्या होता है, बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। अब वो उसे चेक करते हैं कि क्या हुआ। अब वो जैसे ही उसे चेक करने के लिए नीचे चेक करते हैं तो रानी बेहोश नहीं होती, रानी मर जाती है। अब जब उन्हें पता चलता है कि अमनदीप कौर की माँ रानी मर चुकी है, तो अमनदीप कौर और संदीप दोनों ही घबरा जाते हैं और हवड़ा तबड़ी में उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें क्या ना करें। तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, चुन्नी रानी के गले में बांधते हैं, उसे घसीट के घर के बाहर लाते हैं और उसे ले जाकर ईंटों के ऊपर डाल देते हैं और जल्दी से भागकर घर में जाते हैं और घर में जाकर सबरा सामान फैलाने लगते हैं, ताकि सबको ऐसा लगे कि रात को रानी के घर में लूटपाट हुई है और लूट के चलते ही रानी की हत्या हुई है। ये सब करने के बाद अमनदीप अपने बॉयफ्रेंड संदीप को वहाँ से भगा देती है और खुद नींद की गोलियाँ खाती है और सो जाती है। अब दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन सुबह अमनदीप कौर उठती है और वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। जब वो ज़ोर ज़ोर से रोती है तो अड़ोस पड़ोस में उसकी आवाज़ जाती है, तो लोग आना शुरू होते हैं उसके घर पे और देखते हैं कि उसकी माँ की हत्या हो चुकी है। अब लोग उससे पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ, तुम्हारी माँ को किसने मार डाला। तो वो कहती है कि रात को जब हम लोग सो रहे थे तो कुछ लोग हमारे घर पे आए हैं और उन्होंने हमारे घर में लूटपाट की है और उन्हीं लोगों ने हमारी माँ को मार दिया है। और इसी बीच वो अपने छोटे भाई बहनों से अपने पिता को कॉल करवाती है और सब कुछ उनके द्वारा अपने पिता को बतवा देती है। दोस्तों, अमनदीप
खुद कॉल कॉल करके अपने पिता से नहीं कहती कि माँ मर गई है या कुछ हो गया है रात को, वो अपने छोटे भाई बहनों से कहती है कि तुम कॉल करो। वो अमनदीप के मन में षड्यंत्र चल रहा था कि वो कैसे भी बचे। और अब ये बात पुलिस तक पहुंच जाती है और पुलिस उनके घर पे आती है और जांच पड़ताल करना शुरू करती है। पुलिस अमनदीप कौर से पूछती और अमनदीप कौर अपने मन में कोई और कहानी बनाती, जैसे कि वो बताती कि रात को हमारे घर में लूटपाट हुई है, लोग आए थे, उन्होंने हमारी माँ को मार डाला। उससे पहले ही अमनदीप कौर का जो मामा होता है वो अपनी बहन की रिपोर्ट पुलिस में लिखवा देता है और कहता है कि इसकी हत्या मेरे जीजा ने ही की है। अमनदीप कौर का मामा यानी कि मक्खन वो पुलिस चौकी जाता है और रिपोर्ट लिखाता है और रिपोर्ट में कहता है कि मेरी बहन का हत्यारा कोई और नहीं, अमनदीप कौर का पिता और उसका जीजा यानी कि विक्रमजीत ही है। अब पुलिस की सारी नज़र विक्रमजीत के ऊपर चली जाती है और वो विक्रमजीत को कॉल करते हैं और बुलाते हैं। विक्रमजीत घर आता है। अब उसको पकड़ के वो अपने साथ थाने ले जाते हैं और उससे पूछताछ होती है। अब जब उससे पूछताछ होती है तो वो बताता है कि सर मैं तो उस समय यहाँ पे गांव में था ही नहीं, मैं तो काम से गुरुग्राम गया था। अब पुलिस क्या करती है, उसकी कॉल डिटेल निकलवाती है और गुरुग्राम के टोल प्लाजा पे उसकी सीसीटीवी फुटेज भी देखती है कि हाँ ये सच बोल रहा है, ये यहाँ पे नहीं था। अब बचा कौन? अब घर में बची अमनदीप। अब पुलिस अमनदीप के पास जाती है और उससे पूछताछ करती है, क्योंकि घटना के समय पे घर पे अमनदीप कौर और उसके छोटे भाई बहन मौजूद थे, इसीलिए सारा शक अब अमनदीप कौर के ऊपर जा रहा है। अब जब अमनदीप कौर से पूछताछ होती है तो पहले तो वो ना नकोर करती है, लेकिन जब उसके साथ में थोड़ी सख्ताई दिखाई जाती है तो अमनदीप कौर का मुंह खुल जाता है और वो सारी की सारी बात जैसे जैसे हुआ था कि मेरा बॉयफ्रेंड आया था, उससे मेरी माँ से कहासुनी हुई थी, फिर हाथापाई हुई थी, उसी चक्कर में उसके सर पे ईंट लग गई, माँ के सर पे, माँ मर गई, ये सारी बात बता देती है। तो अब उसके बॉयफ्रेंड का नंबर लिया जाता है, उसको कॉल किया जाता है, वो नहीं आता तो उसके घर पे जाके उठाया जाता है, यानी कि अब संदीप को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके खिलाफ चार्जशीट दर्ज कराई जाती है और उसको जेल भेज दिया जाता है। सिर्फ 4 दिन के प्यार के लिए उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपनी माँ को मार डाला। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब तीसरी कहानी शुरू होने वाली है। दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की, जहाँ पे एक लड़का रहा करता था। उसकी उम्र थी 19 वर्ष और उसका नाम है नरेंद्र सिंह, जो कि इब्राहिमपुर गांव में रहा करता था, जो कि पास के ही एक गांव सिमोरी की एक लड़की के साथ पिछले 6 महीने से रिलेशनशिप में था। वो दोनों ही आपस में मोबाइल पे बात किया करते थे और जब मौका मिलता था वो छुप छुपाकर एक दूसरे से मिलने भी जाया करते थे। लेकिन अब आता है 25 फरवरी सन 2024 का दिन। शाम का समय था, लगभग 6 बज रहे होंगे। लड़की के पिता और भाई घर से बाहर दावत खाने के लिए जाते हैं, तो लड़की को ये मौका लगता है कि अब मेरे पापा और भाई देर से आएंगे। तो वो क्या करती है, वो नरेंद्र को फ़ोन करती है और कहती है कि मेरे घर पे कोई नहीं है, तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। और नरेंद्र बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की से उसके घर पे मिलने के लिए चला जाता है। और अब समय बीतता है और वो दोनों घर पे अकेले होते हैं। अब लड़की के पिता सुमेर पटेल और उसका भाई ब्रजेश पटेल जल्दी ही घर आ जाते हैं और उन दोनों को उस हालत में देख लेते हैं जिस हालत में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अब वो दोनों मिलके क्या करते हैं, नरेंद्र को पकड़ते हैं और बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर देते हैं। और वो इतने पर भी नहीं मानते, वो क्या करते हैं, नरेंद्र की बॉडी को एक बोरे में भरते हैं और गांव से कई किलोमीटर दूर ले जाते हैं और एक जंगल में ले जाकर उसकी बॉडी को उस बोरे से बाहर निकालते हैं और पहले उसकी गर्दन एक कुल्हाड़ी से काटते हैं और उस गर्दन को ले जाके बहुत दूर जाके फेंकाते हैं और उसकी जो बॉडी बचती है उसे पत्तों से ढक देते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि लोग उस बॉडी को पहचान ना पाएँ कि ये किसकी बॉडी है और किसने क्यों मारा है। और अब ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं, यानी कि 25 फरवरी से 29 फरवरी आ जाता है और इसी बीच नरेंद्र के पिता ने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी थी कि उनका बेटा कई दिनों से मिल नहीं रहा है। अब होता क्या है, उसी जंगल में कुछ चरवाहे अपने जानवरों को चरा रहे होते हैं, तो उन्हें वहाँ पे पत्तों के नीचे कुछ अजीब सा दिखता है। तो उनमें से एक चरवाहा जाता है और पत्ते उठा के देखता है, तो देखता है वहाँ पे किसी की लाश पड़ी हुई है। अब वो चरवाहा क्या करता है, तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है कि सर यहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है। अब पुलिस उसी जगह पे मौके पर आती है तो पुलिस देखती है कि वहाँ पे एक लाश पड़ी है लेकिन उसका सिर नहीं है। अब उसकी तलाशी ली जाती है तो तलाशी में नरेंद्र का मोबाइल उनके हाथ लग जाता है।
जैसा कि नरेंद्र के पिता ने कुछ दिन पहले नरेंद्र की मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाई थी, तो सबसे पहले नरेंद्र के पिता को कॉल किया जाता है और उसकी नरेंद्र की बॉडी दिखाई जाती है शिनाख्त के लिए। और जैसे ही उसके पिता नरेंद्र की बॉडी को देखते हैं तो वो पहचान जाते हैं कि ये उन्हीं का बेटा नरेंद्र है। नरेंद्र के पिता जैसे ही उसे देखते हैं कि उनका बेटा मर गया तो वो फूट फूट के वहीं पर रोने लगते हैं। पुलिस नरेंद्र के पिता से पूछती है कि कहीं आपको किसी के ऊपर शक तो नहीं है कि आपके बेटे को किसने मारा हो सकता है, या कहीं आपके बेटे का कहीं पे लड़ाई झगड़ा या किसी से कोई दुश्मनी हो। तो नरेंद्र के पिता बोलते हैं कि मेरे बेटे की किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, मेरा बेटा तो बहुत सीधा सच्चा आदमी था, पूरे गांव में सबसे प्रेम से बोलता था, उसकी कभी कोई लड़ाई ही नहीं हुई। लेकिन नरेंद्र के पिता पुलिस को एक बात और बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरे बेटा एक दिन किसी लड़की से फ़ोन कर रहा था, तो मैंने उसे पकड़ा, तो मैंने उससे पूछा बेटा किससे बात कर रहे हो, तो वो बताता है कि मेरी एक दोस्त है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। अब जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि नरेंद्र की किसी लड़की के साथ दोस्ती भी थी, तो सबसे पहले पुलिस क्या करती है कि नरेंद्र की कॉल डिटेल निकालती है कि इसकी किस किस से कितनी कितनी बातें होती थी। तो वो देखते हैं कि एक नंबर पे इसकी कंटिन्यू बात होती थी और बहुत लंबे समय तक बात होती थी। तो अब वो उसकी लोकेशन निकालते हैं। जैसे ही लोकेशन निकालते हैं तो जो लड़की होती है उसके घर की लोकेशन आ जाती है और पुलिस उसके घर पहुंच जाती है। पुलिस वाले सीधे ही उस लड़की से पूछते हैं कि नरेंद्र तुम्हारे घर पे इतनी तारीख को इतने बजे तुमसे मिलने आया था, अब नरेंद्र गायब है, अब बताओ नरेंद्र कहाँ है, वो तुमसे मिलके कहाँ गया। वो लड़की कहती है कि हाँ, उस रात को नरेंद्र मेरे से यहाँ पे मिलने के लिए आया था, वो मेरे से मिला और यहाँ से चला गया। वो यहाँ पे जा से 10-5 मिनट रुका होगा, उसके बाद चला गया। अब उस लड़की के बाद लड़की के पिता यानी कि सुमेर पटेल से बात की जाती है। सुमेर पटेल बताता है कि मेरी लड़की का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही उस रात को यहाँ पे कोई भी आया था। अब जब लड़की और लड़की के पिता के बयान नहीं मिल रहे होते हैं तो पुलिस को सुमेर पटेल के ऊपर शक होता है और शक के बुनियाद पर ही वो उसे अपने साथ पकड़ के थाने ले जाते हैं। अब सुमेर पटेल से थाने में पूछताछ की जाती है तो सुमेर पटेल पहले तो उल्टे सीधे जवाब दे रहा होता है कि मुझे नहीं पता, ये वो फलाना ढिकाना। लेकिन जब पुलिस उसके साथ थोड़ी सख्ती से पेश आती है तो सुमेर पटेल बताता है कि मेरे को आज से 2 महीने पहले पता चला था कि मेरी लड़की किसी लड़के से बात करती है। मैंने अपनी लड़की से खूब बोला कि इस लड़के से बात मत किया करो, कौन है क्या है, तो मेरी लड़की ने मुझे नहीं बताया था कि लड़का कौन है। लेकिन जब मैं उससे बात करते हुए देखता था तो मैं उससे मना करता था कि मेरी लड़की अब उससे बात नहीं करेगी। तो उस लड़की ने भी बोला कि हाँ ठीक है, मैं आगे से बात नहीं करूँगी। और मुझे भी अपनी बच्ची के ऊपर पूरा विश्वास था कि मैंने उससे अगर मना किया है तो वो मेरी बात मानेगी और किसी से बात नहीं करेगी। लेकिन 25 फरवरी सन 2024 की शाम को जब मैं और मेरा बेटा घर से बाहर गए थे दावत खाने के लिए, उसके बाद मेरी बेटी मेरी पीठ पीछे से अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर पे बुलाती है। जब हम लोग दावत खा के घर पे वापस आते हैं तो हम देखते हैं अपनी बेटी को उस हालत में जिसमें कि हम कभी देखना भी नहीं चाहते। तो मुझे और मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और हम नरेंद्र को पकड़ के वहीं पे मारना शुरू करते हैं। मैं और मेरा बेटा मिलकर उसे बहुत मारते हैं और उसके बाद में उसकी जान ले लेते हैं। फिर उसे बोरी में भर के उसे जंगल में ले जाते हैं और जंगल में कुल्हाड़ी से उसके सर को काटते हैं और सर को कहीं और जाके फेंक देते हैं और धड़ को वहीं पे पत्तों के नीचे छुपा देते हैं। और दोस्तों, इसी वजह से नरेंद्र का प्यार भी उसकी जान का कारण बन जाता है। दोस्तों, अब मैं इसके आगे क्या कहूँ, आप लोग खुद इतने समझदार हैं कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या मैसेज देना चाह रहा हूँ। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना या किसी को विचलित करना नहीं है, बस आपको सतर्क करना है।